आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको बताएंगे वास्तविक संख्या से। ठीक है, वास्तविक संख्या अब यानी रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। एक पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। जो सहअभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। अगर इस तरीका का मसा पूछा जाए कि सहअभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या दो लगातार, ठीक है, तो उसका मसा क्या होगा, तो एक ही होगा। इसका कारण मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि एक अभाज्य संख्या 2 है, एक 3 है। ठीक है, अब ये दो सह एक तरीके लगातार बात मानो ना, जैसे कि 2 3 या 3 के बाद अगर में 4 तो नहीं आएगा मसा, चार तो मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो 5 होगा। तो मतलब 3 और 5 को भी निकालोगे तो वही आएगा, एक आएगा। मैं ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। जैसे 2 और 3 है, तो इसका अगर हम मसा निकालते हैं तो 2 का 3 से मसा निकालेंगे तो एक वहाँ में लग जाएगा, ये एक आएगा, यहाँ पर 2 कटेगा तो यहाँ पर से मतलब 2 में लग जाएगा। ठीक है, तो ये कटने के बाद कितना आया, एक आया। अगर हम 3 और 5 को निकालते थे तो चलिए निकाल किसी भी देख लेते हैं। तो एक वहाँ में लग रहा है, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये घट के आएगा 3, यहाँ पर से 1 आएगा तो ये 2 आ गया, घट गया, एक आएगा, फिर 2 यहाँ पे आएगा, फिर से 2 बार मिलाएगा, 2 से बार ये कट जाएगा, ये एक आया। यानी कहने का मतलब है कि सहअभाज्य संख्या का मसा क्या होता है, तो एक होता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मसा कितना है, इसमें भी एक आया था और इसमें भी एक आया था, यानी सहअभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, एक होता है। ये पहला हो गया पॉइंट आपका, यानी पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और ऐसे है, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारा है बट इसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 तक बनाना पड़ेगा, शायद पार्ट 3 भी हो जाए। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। जैसे दो संख्या है और का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल मैं लिख लेता हूँ। दो संख्याओं का क्या का दिया गया है, गुणनफल क्या दिया गया है, तो गुणनफल है कितना, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तुम्हारा 2166। कितना है, 2166। और एवं उनका मसा क्या है, उनका मसा दिया गया है 19 और इसका मसा ऑलरेडी दिया गया है कितना, 19 दिया गया है। तो अब क्या है रहा है ना कि उनका लसा क्या होगा। तो अब सिंपल है, देखो ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एक फार्मूला होता है ये इसे का फार्मूला होता है लसा गुना मसा, लसा गुना मसा, लसा गुना मसा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है लसा गुना मसा, इतना के बराबर ये होता है लसा गुना मसा। जिसमें से आपको मसा दिया गया है तो मसा के जगह पर रखेंगे तो लसा आसानी से निकाल दिया जाएगा। और इसमें पूछा भी जा रहा है तो लसा क्या होगा, मैं पूर्णतः आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल यानी लसा गुना मसा जो भी, तो मैं इसे लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना क्या होता है, मसा। ठीक है, क्या होता है, लसा गुना मसा। तो यहाँ तो हम इतना लिख लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसा गुना मसा, तो चलो लिख लिए। अब यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया था कितना, देखो 2166 था, चलो लिख लिए 2166 लिख देते हैं। इसमें इसका मसा कितना दिया गया था, तो 19 था, तो चलो 19 लिख देते हैं। यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, इसको 19 लिख देते हैं। अब 19 क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, नीचे आएगा, तो 2166 में डिवाइड पड़ जाएगा 19 से बराबर x। अब बोलो ये जो x क्या था माने हुआ, लसा था, यहाँ लसा बराबर तो आसानी से निकल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो वो आसानी से निकल जाएगा। वैसे तो इसका देख लेना आंसर शायद 114 यानी 114 आता होगा शायद। ठीक है, वो तो अपना भागा देगा तो ही हो जाएगा। क्लियर है, ये तो ऐसे बनेगा। और भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि यदि मान के चलो ना आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एम जो है एक धनात्मक संख्या है, एम क्या है, एक धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, इस ध्यान रखना है। ठीक है, एम क्या धनात्मक संख्या है या पूर्णांक है, जो भी मान लो एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मान क्या होगा। अगर ये एक धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है और विषम पूछ रहा है, इससे रिलेटिव विषम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन में है ना, तो मैं सारे का सारे यहाँ पे ऑप्शन वाला ही बना रहा हूँ। तो विषम वाला में कौन होगा, देखो जिसमें दो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे पहला लिखा 4m+2 और दूसरा लिख रहा हूँ 4m+1। अब ये आपको पता है कि ये एक पूर्णांक है। ठीक है, यानी पूर्णांक है और वो भी धनात्मक है, यानी प्लस वाला, यानी प्लस वाला में आप 1 लिख सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो एम के जगह पे। तो एम के जगह पे 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे वही लिख सकते हो, बट यहाँ पे क्या मेरे को बोला क्या जा रहा था कि विषम होना चाहिए। एम एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एम एक क्या है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप भी पूछ रहा है।
तो ये देखो सम होगा कि नहीं, अगर m बराबर हम 1 रखते हैं, इसको हल करते हैं तो 4 × 1 + 2, तो 4 एकम 4 + 2 ये कितना हो गया, 6 हो गया। अगर आप 2 भी रखोगे ना, जैसे यहाँ पर रखो 4 × 2 + 2, तो 4 दूनी 8 + 2 यानी कितना हुआ, 10 हुआ। तो इससे देखो हमेशा क्या आ रहा है, तो सम आ रहा है। इससे क्या आ रहा है, हमेशा तो सम आ रहा है। अगर इस पर रखोगे तो ऐसा नहीं होगा। देखते हैं ट्राई मार के इस पर भी। तो रख रहे हैं 4m + 1 यानी 4 m के जगह पे 1 रख देते हैं। कुछ भी रख सो, कोई मतलब नहीं है, बस खाली माइनस में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोल दिया है धनात्मक। ठीक है, बोल दिया है क्या, धनात्मक। तो 4m + 1 तो 4 एकम 4 + 1 ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 क्या है, विषम है, तो ये हो गया विषम। आया समझ में ये वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसका ये है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम बताएं, 4 बताएं, 3 तक बताएं, ये 4 तक बोल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, इसमें पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या। अब आपको पता ही है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, अब जिसमें ऑप्शन दिया गया है 27, 35 यानी 35, 13 यानी 13 और 56 यानी 56, ये इतना तरीका से दिया गया है। इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या कौन सा होगा। तो 27 होगा तो नहीं होगा, 35 होगा तो नहीं होगा, 56 होगा तो नहीं होगा, एक 13 ही है जो अभाज्य संख्या है, तो इसका हो जाएगा 13। बात आ रहा समय, क्योंकि 27 देखो कटने वाला है, 35 भी कट जाएगा, 56 भी कटेगा। बताओ हमको कि 13 किससे कटेगा, तो 13 किसी से भी नहीं कटेगा। और जब मतलब अभाज्य संख्या उसी को बोलते हैं जब किसी से कोई नहीं कटता, जैसे कि 13 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो वही होता है अभाज्य संख्या। और आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो 2 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है, कौन सा होता है, तो 2 होता है। ये पूछता है, ठीक है, कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो 2 होता है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, ये भी आता है, इसे बहुत बार आता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि √17, ठीक है, √100 अपरिमेय पूछ रहा है ना, ये ध्यान रखना है कि अपरिमेय पूछ रहा है। √4 और √16 + √25, इसमें से अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखो 100 का निकलेगा 10, चलो इसका निकल जाएगा 4 और इसका निकल जाएगा 5, तो ये हो जाएगा टोटल 9, ये हो जाएगा 2। अब बताओ 17 का क्या निकलेगा, तो कुछ भी नहीं निकलेगा। निकलेगा 17 का तो नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलता है ना, ठीक है, जब नहीं निकलता है तो वही होता है क्या, मतलब जो रूट से जब नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, तो √17। समझ आ गया ये अभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं कभी कभी काउंटिंग देने के लिए भूल जा रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं। 144 अभाज्य संख्या में अभाज्य गुणनखंड में, मतलब कि इसमें अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो 2 का घातांक क्या होगा। पूछा जा रहा है कि अगर 144 का इसको तोड़ा जाए, बिल्कुल तोड़ा जाए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसमें 2 का घात क्या होगा। मैं इसको पहले तोड़ता हूँ, 2 से पूछ रहा है, 2 का घात पूछ रहा है तो 2 से ही तोड़ दो। तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से तोड़ो तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, 2 से तोड़ो तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 से तोड़ो तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और फिर अब 2 से लगने वाला है, अब नहीं लगने वाला, अब 3 से लगेगा। तो 3 का मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को 2 से ही मतलब है। तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर 4, यानी 2 का कितना इसमें घात होगा, तो 4 होगा। ठीक है, यानी 7 का, यानी मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, तो सी यानी 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला घात होता है। घात क्या होता है, ये वाला ऊपर वाला, और ये तो इसका बेस हुआ, आधार हुआ, ये घात हुआ। ठीक है, चलो यहाँ पे भी क्लियर हुआ ये भी। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है। फिर से अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या आपको एक बार पक्का कर लेना है, जो किसी से न कटे, अपने आप से कटे, एक से कटे। ठीक है, जो किसी से न कटे, अपने आप से कटे, एक से कटे, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। ये 91 हो गया, 213 हो गया, 41 हो गया और 501 आ गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो अभाज्य संख्या होगा। आप सोच के बना सकते हो कि कौन सा अभाज्य संख्या है। मैं पहले जो इसका नियम था तो वो तो मैं बोल ही चुका हूँ कि क्या है इसका नियम। ठीक है, आपको नियम के हिसाब से पकड़ लेना है कि कौन सा है। देखो ये कटने लायक है या कटने लायक नहीं है, या कटने वाला है या नहीं है। अब देखो कि इसमें कौन सा कटने वाला है। जो कटेगा किसी से भी कटे, 2 से कटे, 3 से कटे, वो मतलब नहीं है। वो ऐसा होना चाहिए कि किसी से, मतलब ये सब अगर किसी से भी कटा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, लेकिन किसी से भी नहीं कटा वही होगा अभाज्य संख्या। हाँ, किसी से भी नहीं कटेगा तो वो होगा अभाज्य संख्या। जैसे 41 किसी से कटेगा, बताओ किससे कटेगा। अगर 2 से काटते हैं 41 को, अगर 2 से काटते हैं तो कटेगा, एक आ रहा तो नहीं कटेगा। चलो 3 से काट के देखो, तो 3 एकम 3, फिर देखो ये 9 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा, तो इसमें 1 बचेगा, 1 बचेगा, फिर 11, फिर 3 3 9,
फिर भी तो नहीं कटा पूरा, और फिर 3 चौके 12, मतलब जो नहीं कटता है ना वही अभाज्य संख्या होगा, तो ये 41 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई मीन एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखो, अगर आपको ये पूछ रहा है कि एक अशून्य परिमेय और शून्य का गुणनफल अपरिमेय, क्या बोल जाने में, मैं बोल रहा हूँ कि एक अशून्य परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखो आप पक्का मान लो, जहाँ भी अपरिमेय अगर गुना हुआ तो जो अब वो परिमेय भी रहेगा ना तो उसको अपरिमेय कर देगा। ठीक है, जहाँ भी अगर अपरिमेय के साथ में अपरिमेय वाला चीज़, अपरिमेय वाला अगर कहीं पे भी अगर जुड़ेगा, जोड़ दो, घटा दो, गुना कर दो, भाग दे दो, ये अपरिमेय से कहीं से भी कुछ अगर किया गया ना, तो वो जो अगर पहले से परिमेय भी है या अपरिमेय है जो भी, तो उसको अपरिमेय में बदल देगा, बिल्कुल बदल देगा। हाँ, गुना में अगर पहले से सेम है, जैसे √4 था, नहीं √5 था अपरिमेय में और फिर से आप √5 से गुना करिए, तब तो ये परिमेय हो जाएगा। बट इसका अलग है और अब अलग जाके गुना कर रहे हो, ठीक है, या जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या भाग दे रहे हो, तो वो सभी के सभी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ऐसे इसका क्वेश्चन और भी आएगा, बहुत सा क्वेश्चन आएगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अगला है 45 तथा 60 का मासा क्या होगा। ये सिंपल है, देखो मासा अगर पूछे ना तो 45 और 60 का तो मासा पूछ रहा है, तो ये वाला प्रक्रिया अपनाओ, आप ये वाला लगा दो। ठीक है, जैसे ऐसे लगाए थे ना, तो 60 में क्या लगा दो, 45 से लगा दो, ये तो ठीक है, ये तो मासा निकालने का तो ठीक है। बट अगर आपको पूछ दे कि मतलब यूक्लिड विभाजन से, तो ऐसे ही करना है, बट उसके और भी आगे करना है। बट मैं इसको पहले बता देता हूँ। तो 45 एक बार में लगा देंगे तो हो जाएगा 45, तो ये कितना है, घट के 15 है, घटेगा, हम 15 लिख देते हैं, ये आ जाएगा 45 अंदर में। ठीक है, तो 15 3 45 कट जाएगा ना। ठीक है, एक बार में कट गया, 3 बार में, ये इसका जो 15 आया वही होगा इसका क्या, मासा। ये दोनों का मासा क्या होगा, क्या होगा, मासा दोनों का क्या होगा, तो 15 होगा। चलो ये भी ठीक है, इतना हो गया। अब देखो π/3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या होगा। अब अब आप ही लोग बताओ कि ये π/3 जो है अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जब पाई एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ में आप 2 से गुना करो या 3 से गुना करो या 5 से गुना करो, 4 से गुना करो तो भी अपरिमेय होगा, भाग दो तो भी अपरिमेय होगा। ठीक है, घटा लो तो भी अपरिमेय होगा, जोड़ दो तो भी अपरिमेय होगा। यानी पाई के साथ में कैसा भी अगर आप इस तरीक़े से इसके साथ में रिलेशन बनाओगे, जैसे जो भाग वाला, जोड़ वाला, गुना वाला, ठीक है, जैसा भी घटाओ वाला कुछ भी, तो सब का सब क्या होगा, अपरिमेय होगा, सबका सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये क्लियर हुआ। तो अभी मैं शायद 9 से 10 क्वेश्चन बता चुका हूँ। इसका पार्ट 1 2 को नहीं बनेगा, बल्कि 5 6 7 पार्ट बन जाएगा। कारण इसका ये है ना कि ये वीडियो में ज़्यादा, अगर वीडियो ज़्यादा देर तक खूब बन जाता है ना तो अपलोड होने में दिक्कत होता है, बस मेरे को प्रॉब्लम यही है। ठीक है, और तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ओपन कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच पाएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि मैं जब भी इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँच पाएगा। अभी तो मैं इसका फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। ये 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा, मोमेंट मतलब बेहतर होगा। अभी मैं पार्ट इसका 1 अपलोड किया हूँ। अभी मैं जो बताया, मैं इसके धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा मैं इसे रफ करके ना बता कर बिल्कुल मैं हल करके बताऊँ नेक्स्ट वाले वीडियो से। ठीक है, तो रहने देते हैं आज, थैंक यू।